मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है, मेथोडोलॉजी का मतलब क्या होता है जी, किसी को पता है? ठीक है, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स या फिर स्टेप्स इन इकोनोमेट्रिक रिसर्च। इकोनोमेट्रिक रिसर्च में हमारा कौन कौन सा स्टेप है ना? साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ ऑफ फाइंडिंग रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्यूशन। फिर समय बंद कीजिए, दरवाजा बंद कीजिए। साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्यूशन है ना, आप लोग अपना हिसाब से भी लिख सकते हैं कि मेथोडोलॉजी क्या है, वो प्रोसेस है ना, साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें हम रिसर्च प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो भी स्टेप आता है वो सारा आ जाता है। कौन कौन सा? आपका सैम्पलिंग मेथड, डेटा एनालिसिस, डेटा कलेक्शन, वेरिएबल, ये सब सारा आ जाता है ना। तो उसका मेन चीज यही होता है कि मेथोडोलॉजी का मतलब क्या होता है कि वो सिस्टमेटिक स्टेज होता है या सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसके तहत हमारा जो रिसर्च प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन हम लोग ढूंढते हैं। एट्रेंडम तो हमने नहीं ढूंढेंगे जी, एट्रेंडम ढूंढ के नहीं ना बोलेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से हमारा इकोनोमेट्रिक रिसर्च जो है इसमें भी हमारा स्टेप होता है ना, प्रोसेस होता है कि पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक में सबसे पहला क्या आएगा, पहला स्टेज, या फिर इसको थोड़ा सा लिख लीजिए कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हाउ डू इकोनोमेट्रिशियन proceed in their analysis of an economic problem है ना। इट इज बेस्ड ऑन द क्लासिकल मेथड ऑफ मॉडलिंग। ये क्या होता है, इट इज ऐसे लिखा है, इट इज बेस्ड ऑन डिडक्टिव एंड मेथड्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए डिडक्टिव क्या बोलता है। ये डिडक्टिव को आपको क्या बोलता है, क्लासिकल मेथड ऑफ रिसर्च। तो इसमें सबसे पहले क्या करते थे हम लोग, थ्योरी कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें डिमांड लॉ है उसको एक हम स्टेटमेंट तैयार करते थे। स्टेटमेंट के बाद हम इसको क्या करते थे, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन करते थे, है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पर डिडक्टिव का आते थे। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते थे, डेटा कलेक्शन करते थे और उसके बाद एनालाइज करते थे, है ना। तो यहाँ पर भी जो इकोनोमेट्रिक रिसर्च होता है इसमें भी दोनों प्रोसेस को हम लोग यूज करते हैं। तो अब जब इसका स्टेज हम लोग देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कहाँ से कहाँ हमारा डिडक्टिव होगा और कहाँ से कहाँ इंडक्टिव होगा। ठीक है, तो इसका पहला स्टेज क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी और हाइपोथेसिस। ठीक है, पहला स्टेज जो होगा स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी और हाइपोथेसिस, मतलब कि यहाँ पर पहला स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट theoretical concept of relationship between वेरिएबल। ठीक है, कि वेरिएबल के बीच क्या है, कैसा रिलेशन होगा, क्या होगा, उस थ्योरी को हम पहले क्या करते, मतलब कि उस कॉन्सेप्ट को पहले थ्योरेटिकली हम लोग एग्जामिन करते हैं, है ना।
जैसे कि हम लोग ले रहे थे ना कंजम्पशन का, कि कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर थ्योरी हमारा क्या हो जाएगा, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, सॉरी हायर द इनकम लोअर द कंजम्पशन लोअर द इनकम, उल्टा उल्टा हो गया, मतलब हायर द कंजम्पशन, सॉरी हायर द इनकम हायर द कंजम्पशन, हायर द इनकम हायर द कंजम्पशन लोअर द इनकम लोअर द कंजम्पशन इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, ठीक है। तो एक हमारा ये थ्योरी हो गया। फिर इसको हम लोग कंस्ट्रक्ट कर देते हैं क्या चीज, है ना, मैथमेटिकल में। तो पहला स्टेज जो होता है वो हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। दूसरा चीज क्या, इसके बारे में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सी इक्वल टू अल्फा, ये दूसरा स्टेज का पार्ट है इसमें ना, कि इसका एमपीसी जो होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। मतलब इसको लिखते हैं तो एमपीसी इज ग्रेटर देन 0 और लेस इक्वल टू 1, 0 to 1 के बीच होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, पहले हम थ्योरेटिकल किए या फिर उसको हाइपोथेसिस देंगे। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, ठीक है। तो पहला हम एक इनकम थ्योरी या फिर डिमांड को हम लोग क्या किए, मैनुअली या फिर कॉन्सेप्चुअली उसको कंस्ट्रक्ट किए, ठीक है, अवधारणा बनाए। अब दूसरा स्टेज जो इसका होता है, पहला स्टेज में क्या होता है, सिद्धांत की अवधारणा तैयार करना या वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना थ्योरेटिकली, ठीक है। दूसरा जो स्टेज आता है कि जो हम थ्योरी बनाए या जो थ्योरी का या फिर जो वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिकेशन करेंगे या फिर उसको मॉडलिंग करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में। तो दूसरा स्टेज क्या हो जाएगा, स्पेसिफिकेशन ऑफ द मैथमेटिकल model of the theory, तो यहाँ पर कंजम्पशन कर ले रहे थे, तो इसको हम लोग मैथमेटिकल इंटरप्रेट कल भी किए थे कि सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा कांस्टेंट कंजम्पशन और इनकम के बीच कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा, आई चेंज करेगा तो प्रोपोर्शनेट चेंज करेगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया कि जो हम थ्योरी कंस्ट्रक्ट किए थे उसका यहाँ पर क्या हो गया, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन हो गया, है ना। अगर हम सही से मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन नहीं करते हैं, मान के चलते हैं कोई प्लस है उसके जगह पर हम माइनस लिख दिए, या फिर वो लीनियर है तो लीनियर के जगह पर हम नॉन लीनियर एस्टेब्लिश कर दिए, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिकेशन बायस। आगे आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, स्पेसिफिकेशन बायस, स्पेसिफिकेशन बायस, ठीक है। तो पहला में थ्योरी कंस्ट्रक्ट करना या हाइपोथेसिस एज्यूम करना, दूसरा स्टेज में उसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करना, है ना, मैथमेटिकल मॉडल तैयार करना। तीसरा स्टेज जो है, अब इसमें हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्टैटिकल टूल्स अप्लाई करेंगे ना, स्पेसिफिकेशन ऑफ द स्टैटिकल और इकोनोमेट्रिक मॉडल, ठीक है। अब यहाँ पर इसी मॉडल को यहाँ इकोनोमेट्रिक टर्म में करेंगे। तो ये अभी तक हमारा क्या है, स्टैटिकल मॉडल है, ठीक है। तो अगर हम इकोनोमेट्रिक मॉडल इसमें करेंगे तो इकोनोमेट्रिक मॉडल्स के लिए क्या होना चाहिए, ये तो हमारा क्या है, ओनली सी इज अ फंक्शन ऑफ वाई। तो इकोनोमेट्रिक में हम लोग अदर थिंग्स रिमेनिंग नहीं लेते हैं, कल ही बता चुके हैं पिछले क्लास में, है ना। उसको हम लोग एज हाँ एग्रीगेट इफेक्ट देखते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वाई प्लस यू आई, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका इकोनोमेट्रिक मॉडल। अब यहाँ पर अदर थिंग्स रिमाइनिंग द सेम खत्म हो गया। तो सी जे क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ वाई एंड यू आई, मतलब कि कंजम्पशन जो है वो इनकम पे डिपेंड करता है और अदर वेरिएबल पे भी करता है, अदर वेरिएबल, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनऑब्जर्वेबल भी बोलते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी उसका ये रैंडमली आता है, हाँ अनऑब्जर्वेबल वेरिएबल होता है, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं स्टोकास्टिक वेरिएबल, स्टोकास्टिक, है ना। इसको आगे क्लियर करेंगे, स्टोकास्टिक वेरिएबल, वेरिएबल, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग रेसिडुअल वेरिएबल, और मोस्ट
जिसको हम लोग जानते हैं वो किस टर्म जानते हैं, एरर। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग दूसरा भाषा में क्या बोलते हैं, यू को विंडफॉल गेन, विंडफॉल लॉस, विंडफॉल सर एक बोले थे रेसिंग गेन एंड विंडफॉल लॉस। ठीक है, मतलब कि हवा होगा, कुछ भी हो सकता है, अचानक से आपको गेन भी हो जाएगा और लॉस भी हो जाएगा। मतलब कि ये जो यू है ना, यू में तो बहुत सारा वेरिएबल है, एक वेरिएबल तो है नहीं, तो कुछ वेरिएबल जो होगा कंजम्पशन पे पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा और कुछ जो है वो क्या करेगा, नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। ठीक है, और ये दोनों का जो प्रोबेबिलिटी है इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये अनसर्टन है, तो अनसर्टन को अगर हम न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करते हैं, क्वांटिफिकेशन करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। कि अगर एक सिक्का को उछालेंगे तो हेड आने का चांस कितना होगा, आने का चांस कितना होगा, तो ये दोनों का क्या होगा 1/2, क्योंकि हमको किसी में नहीं पता है। तो उसी तरह से यहाँ पर एरर टर्म हमारा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वो हमको नहीं पता है, अनसर्टन है, तो अनसर्टन रहेगा, तो उस वहां पर हमारा क्या फॉलो करेगा, प्रोबेबिलिटी। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कि यू रियल रैंडम वेरिएबल, यू इज रियल रियल रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जब यू ऐड कर देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, इकोनोमेट्रिक मॉडल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा जो है, फोर्थ स्टेज, वो क्या है, ऑब्टेनिंग डेटा, ऑब्टेनिंग डेटा। अब यहाँ से हमारा जो है सी और वाई, यही दो को हम ऑब्जर्वेबल है, ऑब्जर्वेबल है, और यू जो है अनऑब्जर्वेबल है, ऑब्जर्वेबल है। ठीक है, इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, तो हम जिसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ये दोनों को हम डेटा पहले कलेक्ट करेंगे, जितना 100 आदमी, 200 आदमी, 300 आदमी का। ठीक है, उसके बाद उसमें पुट करेंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेबल ऑब्टेनिंग डेटा। ठीक है, अब देखिए इसका प्रभाव हम लोग कैसे देखते हैं, कि अगर मान के चलते हैं सभी का इनकम जो है 10-100 रुपया है ना, सभी का इनकम 100 रुपया, 3 आदमी है, तो अगर सभी ने 70 रुपया अगर खर्च करता, तो यहाँ पर एरर है या नहीं है इस केस में, सब कोई तो 70 नहीं है सर, नहीं है, मतलब इसमें केवल इनकम ही इम्पैक्ट डाल रहा है, एरर टर्म का कोई रोल नहीं है। लेकिन यही चीज अगर सी जो रहता है, एक का 60 है, एक का 80 रहता, एक का 90 रहता, एक का 65-75 रहता, तो अब देखिए यहाँ पर कंजम्पशन में हमारा क्या, इनकम तो सेम है, लेकिन कंजम्पशन में यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग है। तो अब देखिए ये 60 रुपया क्यों किया, वाई किया, ये 90 रुपया ही क्यों किया, ये 75 रुपया ही क्यों किया। अब यहाँ पर एक सवाल उठा ना, तो इसका मतलब इसको कोई ना कोई अदर फैक्टर जो था वो इन्फ्लुएंस कर रहा था। हो सकता है कि इसको अगर हम मान के चलते हैं कांस्टेंट, मतलब इसको बेस अगर मान लेते हैं कि इतना ही करेगा, तो ये 80 रुपया क्यों किया होगा भाई, तो हो सकता है कि इसको इसका साइकोलॉजी चेंज हो गया होगा, सडनली कुछ हुआ होगा, इसका साइकोलॉजी जो होगा वो चेंज किया होगा, या फिर कोई दोस्त यार मिल गया होगा, है ना, मतलब कि कोई भी इन्वायरमेंट यहाँ पर कोई भी तो फैक्टर इसका रिस्पॉन्सिबल होगा। उसी तरह से इसका भी तो उससे ज्यादा फैक्टर होगा, हो सकता है वो घर से नहीं खाना खा के निकला होगा, ठीक है, या फिर ज्यादा मेहमान आ गए होंगे जिसके कारण उसको अपना जो डेली 60 रुपया खर्चा करना था उससे वहां पर 90 रुपया हो गया। तो इसी तरह से ये एरर टर्म का इम्पैक्ट जो होता है ना, वो हमको डेटा पे मिलता है। इसलिए यही सबसे इम्पोर्टेंट हमारा इकोनोमेट्रिक मॉडल में हो जाता है कौन, ईयू। तो ये जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, जिसके लिए अलग अलग हमारा टूल्स है एनालिसिस करने का। तो हम यहाँ समझ में आ गया ना कि डेटा हम लोग किसको लेंगे, किसका लेंगे, ऑब्जर्वेबल का, कि जो हम ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम जानते हैं y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3 प्लस ui, तो यहाँ पर हम डेटा किसका लेंगे, एक हम y का लेंगे, फिर x1 का लेंगे, x2 का लेंगे, x3 का लेंगे, है ना, लेकिन u का नहीं लेंगे, क्योंकि इसको हम ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते हैं। और इसका ऑब्जर्व नहीं करने का कारण क्या है, कि हो सकता है कि लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है ना, ठीक है, या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल में हम लोग गलती कर देते हैं कि हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना सारा वेरिएबल आ जाता है कि इसको सेपरेटली हमको डिटरमाइन करना या उसको आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम होता है ना। तो इसको आगे देखेंगे, वाई यूआई इज एडेड रिग्रेशन मॉडल।
तो यहाँ पर समझ गए कि हम लोग ऑब्टेनिंग द डेटा। फोर्थ स्टेज क्या होता है कि जो भी हमारा मॉडल है उस मॉडल के अनुसार वेरिएबल हम आइडेंटिफाई करेंगे, है ना, वेरिएबल के आधार पे ही हम लोग मॉडल क्रिएट करेंगे, और उस मॉडल में जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है अनऑब्जर्वेबल को छोड़कर, मतलब रेसिडुअल को छोड़कर, हम लोग क्या करेंगे, इसको डेटा कलेक्ट करेंगे। तो स्टैटिक्स का काम क्या है, डेटा को कलेक्ट करना, है ना, और एनालाइज करना। नेक्स्ट स्टेज जो है, नेक्स्ट स्टेज कितना है, 5। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, एस्टिमेशन ऑफ द पैरामीटर, एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर, मीटर ऑफ द एकोमेट्रिक मॉडल, है ना। देखिए एस्टिमेट मतलब क्या होता है, एस्टिमेट करना मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, फाइंडिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू, फाइंड आउट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पैरामीटर। सर क्या लिखे, फाइंड आउट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पैरामीटर, है ना, किसका। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा था c इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वाई प्लस यू आई। तो अब देखिए जो डेटा से हमको क्या निकालना है, ये तो हमारा अननोन है, अल्फा एंड बीटा, ये दो पैरामीटर जो है वो क्या है, अननोन है। तो अब इसको हमको सबसे पहला काम इकोनोमेट्रिक मॉडल में इस पैरामीटर को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट। ठीक है, अब इसी के लिए डिफरेंट मेथड है ना, ओएलएस है, जीएलएस है, सिंगल इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन, मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड, है ना, उधर है कि इसको हम कैसे निकालें जो सही रिजल्ट देगा। ठीक है, तो जब इसका वैल्यू अगर हमारा निकल जाएगा, मान के चलते इसका वैल्यू निकल गया 600, हाइपोथेटिकल ले रहा है ना, 0.8 y। अब ये कैप हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड, है ना। एस्टिमेटेड जनरली क्या हो जाता है, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, विच है न्यूमेरिकल वैल्यू, या इसको हम लोग नॉन भी कहते हैं। तो बेसिकली हमारा ये जो काम हो रहा है किसका हो रहा है, जब यहाँ पर भी आएगा आपका सैंपल एंड पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन तो हमारा अननोन है, मान के ही चलते हैं अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पता है तो ये जो वैल्यू हम एस्टिमेट करेंगे किससे, सैंपल से। तो कभी कभी एस्टिमेटेड वैल्यू को बोल देता है सैंपल वैल्यू, सैंपल वैल्यू, या फिर सैंपल ही हमारा क्या होता है, नॉन। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग नॉन टू अननोन जाएंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे वही हाइपोथेसिस टेस्टिंग, है ना, या इन्फेरेंस बोलेंगे। ठीक है, तो कैप लगाने का मतलब क्या हो जाता है मॉडल में कि उसका हमको न्यूमेरिकल वैल्यू पता है। तो फिफ्थ स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, पैरामीटर का वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट जो है कि जो हमारा वैल्यू आया है 600 प्लस 0.8 y, तो ये हमारा किसका आया है, सैंपल वैल्यू आया ना, सैंपल वैल्यूज, सैंपल पैरामीटर वैल्यूज, है ना, इसको ऐसे लिखते हैं पैरामीटर वैल्यू। तो पैरामीटर वैल्यू मतलब क्या होता है, जो पॉपुलेशन को कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ पर अल्फा जो है, अल्फा कैप और बीटा कैप, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा कैप और सैंपल कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक। तो ये हमारा निकल गया कितना, अल्फा कैप इक्वल टू 600 और बीटा कैप इक्वल टू कितना निकल गया, 0.8। तो ये जो बेसिकली हमारा क्या है, सैंपल एस्टिमेशन है ना, सैंपल से हम लोग निकाले हैं कि 100 आदमी का लिए, 400 आदमी का लिए। तो अब इसमें हम लोग जो करेंगे, क्या करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। अब यहाँ पॉपुलेशन पैरामीटर क्या हो जाएगा, अल्फा, और ये बीटा, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रू वैल्यू ऑफ पैरामीटर या ट्रू पैरामीटर्स, है ना। तो हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा, H0 नल हाइपोथेसिस, सबसे पहले नल हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि अल्फा कैप इक्वल टू अल्फा, और बीटा 0 के लिए क्या हो जाएगा, बीटा कैप इक्वल टू बीटा, सॉरी बीटा कैप नहीं होगा, बीटा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग।
कौन सा टेस्ट करेंगे, क्योंकि ये भी क्या है, एक पार्ट ऑफ एवरेज है। एवरेज कांस्टेंट अल्फा, अल्फा कैप क्या था हमारा, कांस्टेंट कंजम्पशन, और बीटा कैप का अभी आ रहा है सर बीच में बता रहे थे नहीं आ रहा था सर, वो अल्फा वो वाला फिर से रिपीट कीजिए ना सर, वहां से नहीं आ रहा है। कहां से, अल्फा क्या है? अल्फा और बीटा बोले ना कि ट्रू वैल्यू पैरामीटर है उसके बाद से। अच्छा ठीक है। देखिए यहाँ पर जो हम लोग हाइपोथेटिकल एक मान लिए हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू 600 है अल्फा कैप का, और बीटा कैप का 0.8 आया है ना, एस्टिमेट करके लाए हैं हम लोग। तो ये हमारा क्या हो गया, सैंपल से लाए हैं कि 200 आदमी या 300 400 500 का जो लाए हैं वो उसका कैलकुलेट करके लाए हैं, है ना। और तो इसका पॉपुलेशन का भी तो होगा ना, तो पॉपुलेशन का मान के चलते हैं अल्फा है और इसका बीटा। देखिए कैप लगेगा तो वो सैंपल वैल्यू हो जाएगा ना, सैंपल पैरामीटर, और विदाउट कैप वाला जो होगा उसको हम लोग पॉपुलेशन पैरामीटर बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और पॉपुलेशन पैरामीटर को ही बोलते हैं ट्रू पैरामीटर, ठीक है। और अब देखिए यहाँ तो हमारा वैल्यू निकल गया, तो अब ये चीज हम लोग टेस्ट करना होगा, क्या सैंपल जो है वो पॉपुलेशन के बराबर है, क्या हमारा सैंपल का जो रिजल्ट है वो पॉपुलेशन के रिजल्ट के बराबर है या उसका वैल्यू के बराबर है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। तो दोनों के लिए अलग अलग हमको नल हाइपोथेसिस क्रिएट करना होगा, नल हाइपोथेसिस, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि H0 बीटा के लिए ये हो जाएगा कि सैंपल पैरामीटर इक्वल टू पॉपुलेशन पैरामीटर, यहाँ पॉपुलेशन सैंपल पैरामीटर इक्वल टू पॉपुलेशन पैरामीटर ऑफ बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए कि यहाँ पर जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे तो कौन सा टेस्ट लगाएंगे हम लोग, टेस्ट या जेड टेस्ट, क्योंकि ये भी जो बता रहा है अगर 200 आदमी का हम लोग ले रहे हैं, है ना, तो 200 आदमी का ले रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा हमारा कि कांस्टेंट कंजम्पशन था, तो एवरेज कांस्टेंट कंजम्पशन हो जाएगा। और जो रेट ऑफ चेंजिंग जो हम लोग देख रहे थे बीटा की प्रोपोर्शनेट या कोफिशिएंट जो देख रहे थे डेल सी बाई डेल वाई, ये भी हमारा क्या बता रहा है, प्रोपोर्शनेट चेंज। तो एवरेज प्रोपोर्शनेट चेंज हो जाएगा कि 300 आदमी का इनकम अलग अलग होगा, कंजम्पशन अलग अलग होगा, तो एवरेज चेंजिंग कितना हो रहा है वही चीज हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे 0.8, ठीक है। तो इसी के तो बोल रहे थे कि इसमें हम लोग कौन लगाएंगे, टी टेस्ट या फिर जेड टेस्ट। तो जनरली इसमें हम लोग लगाते हैं टी टेस्ट, इसलिए लगाते हैं क्योंकि पॉपुलेशन हमारा अननोन होता है ना, तो जब पॉपुलेशन अननोन होता है तो उस समय हमारा टी टेस्ट ज्यादा कारगर होता है। जेड टेस्ट के लिए हमको वेरिएंस की जरूरत पड़ता है, इसलिए रिग्रेशन में देखिएगा अगर सॉफ्टवेयर भी अगर यूज कीजिएगा तो वहां पर कभी जेड टेस्ट का टेस्ट नहीं करेगा, जब भी टी टेस्ट और टी का पी वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर हमारा रिजल्ट टेस्टिंग कर दिए, तो अब यहाँ टेस्टिंग करेंगे तो हमको पता चलेगा ना जी कि ये एक्सेप्ट कर रहा है कि रिजेक्ट कर रहा है। तो अगर मान के चलते हैं ये एक्सेप्ट कर जाता हमारा हाइपोथेसिस, तो अल्फा कैप इक्वल टू अल्फा, अल्फा हो जाता। तो इसका क्या होगा कि जो सैंपल है वही पॉपुलेशन है, तो हमको यहाँ टेस्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ता रिसर्च का, ठीक है। क्योंकि अगर हम मान के चलते हैं कि अल्फा जो है पॉपुलेशन पैरामीटर है, तो ये भी एवरेज है, तो ये भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो अल्फा भी हमारा क्या होगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ n और 1 0 मीन और 1 वेरिएंस। बीटा भी हमारा वैसे ही हो जाएगा। तो ये देखिए ये मीन हो गया ना आपका, ये सीरीज वाला क्या हो जाएगा मीन, और इसका क्या हो जाएगा वेरिएंस। तो ये आपका ऑलरेडी 0 हो गया। तो अगर ये एक्सेप्ट कर जाता है मतलब कि अल्फा कैप भी इक्वल टू क्या हो गया 0, तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ, मतलब कि आपका इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट। दूसरा चीज कि अगर बीटा वाला का भी सेम कहानी है कि बीटा कैप अगर ये भी हो जाएगा पॉपुलेशन बीटा, यहाँ पर अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा और बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा पॉपुलेशन का, ठीक है। तो ये भी अगर एक्सेप्ट कर कंडीशन आ जाए, सर हम पूछ रहे हैं अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है तो मेरा तो स्टडी का कोई मतलब ही नहीं, अगर जो पढ़े जो नल था उसी को हम एक्सेप्ट कर लिए तो मेरा स्टडी का वैसा रिजल्ट ये नहीं होगा, है ना सर? नहीं, तो इसीलिए इसको हम लोग लिखते हैं इनसिग्निफिकेंट, है ना, मतलब कि जो पॉपुलेशन है वही सैंपल है, तो फिर कोई तो अंतर ही नहीं होगा ना, नहीं है, हाँ ठीक है। अगर हमको कुछ वैल्यू दिया हुआ रहता तो अलग बात था कि इन्फॉर्मेशन अगर दिया हुआ रहता वेरिएंस इतना है, तब उसका थोड़ा सा कैलकुलेशन, ये जो हम लोग टी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम लोग उसका यूज करते हैं जेड के लगा के, अगर पॉपुलेशन वेरिएंस ये सब दिया हुआ रहता तो, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर अगर हम अगर ये मान के चलते हैं, नेक्स्ट में ले लेते हैं कि C इक्वल टू 600 प्लस 0.8y था,
तो अगर अल्फा कैप जो था ये हमारा क्या हो जाता, रिजेक्ट हो जाता है ना। तो ये सिग्निफिकेंट हो गया, मतलब जो सैंपल में वही पॉपुलेशन का होगा। दूसरा कि अगर ये H0 जो अगर हो जाता है बीटा कैप इज नॉट इक्वल टू 0 या फिर बीटा, ठीक है, तब ये भी हमारा क्या हो जाता है, सिग्निफिकेंट। तो ये हमारा मॉडल सही रहता कि हाँ इनकम जो है इस पर प्रभाव डाल रहा है कंजम्पशन पे। लेकिन अगर ये एक्सेप्ट कर जाता बीटा कैप इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इसका मतलब कि ये कोई इंपैक्ट ही नहीं डाल रहा है। तो ये क्या होता है, C इक्वल टू ओनली 600, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डिसीजन रूल, जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो जाता है तो डिसीजन रूल कर लेते हैं, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, एक्सेप्ट रिजेक्ट। तो अगर जो पहले बता चुके हैं टी कैल इज ग्रेटर देन टी टैप, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट करेगा ना। और अगर ये जस्ट उल्टा हो जाएगा तो ये क्या कर जाएगा, एक्सेप्ट कर जाएगा। अगर हम पी वैल्यू पे देखेंगे तो अल्फा अगर हम 5% ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर टी का पी वैल्यू है ना, पी वैल्यू ऑफ टी क्या हो जाता, लेस देन 0.05 आ जाता, मतलब कि इसका वैल्यू कितना आ गया 0.03, और ये कितना हो जाता 0.05, तब भी ये क्या करता, रिजेक्ट कर जाता। लेकिन अगर इधर आता 0.06 आ जाता और हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है 0.05, तो ये हमारा क्या हो जाता, एक्सेप्ट कर जाता, ठीक है। उसके बाद हम लोग का लास्ट, पूछिए सर कि बाद में पूछेंगे, बाद में, ठीक है सर। तो लास्ट स्टेज क्या होता है कि जो रिजल्ट आए उसको हम लोग फिर पॉलिसी पर्पस के लिए यूज करेंगे ना, यूजिंग मॉडल फॉर कंट्रोल फॉर पॉलिसी पर्पस, पॉलिसी पर्पस। तो अब इसका जो इम्प्लीकेशन क्या होगा उस पर हम लोग इस पर विचार करेंगे कि हमारा सही था, गलत था, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, इसके आधार पे उसका सजेशन क्या होगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिस्कशन आपको करना पड़ेगा आपका रिजल्ट का, और उसको अप्लाइड करना पड़ेगा पॉलिसी बेस। चलिए हो गया, आप पूछ सकते हैं। सर ये पूछिए ना कि यहाँ पर ना हमको कंफ्यूजन होता है सर, पी वैल्यू क्यों लेते हैं सर, हम एक तो बार टू टी कैलकुलेशन कर ही रहे हैं, वहां से सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट पता चल ही जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी वैल्यू का क्यों यूज किया जाता है, हम वहीं पर क्यों नहीं स्टे हो जाते हैं। ना देखिए, हम लोग को क्या होता है ना, मान के चलते हैं कि टी का वैल्यू आ गया 8.96 आ गया, ठीक है, और आप 5% पे ले रहे हैं, तो 5% का कितना हो जाएगा, 1.96 होता है। अब इससे ये बड़ा हो गया तो रिजेक्ट कर दिया ना। लेकिन एक्चुअल में जब हम लोग कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबल वैल्यू लेते हैं ना, तो जो हम मानते हैं उसी पे रिजेक्ट करते हैं। 5% लिए, 10% लिए, 1% लिए। लेकिन जब हम पी वैल्यू लेते हैं तो ये पी वैल्यू हमको ये इसकी जरूरत नहीं पड़ता है कि हम 5% से ले रहे हैं कि 4% से ले रहे हैं। वो डायरेक्ट जो उसका पी वैल्यू आएगा, अगर 0.001 आ गया तो हम इसको बोल देंगे कि ये 1% पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट है। समझ में आ रहा बात कि नहीं, हमको वहां पर कैलकुलेटेड वैल्यू ये टेबल वैल्यू सब करने की जरूरत नहीं है। मान के चलते हैं यहीं पर देखिए, ऊपर में जो हम लोग ले रहे थे ना, क्या बोलते हैं, इधर देखिए आप कि y इक्वल टू आ गया, ऐसे ले रहे थे अल्फा, ये ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कैप x1 प्लस बीटा x2 था ना। तो अब देखिए यहाँ अल्फा कैप का वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं, बीटा कैप का वैल्यू, बीटा कैप 2 का वैल्यू, इसका यहाँ पर हम टी का पी वैल्यू लिखते हैं ना, पी वैल्यू। अब देखिए अगर आप मानते हैं कि हम ले लेते हैं अल्फा इक्वल टू 0.5, तो अब क्या होगा, सबको हम लोग 0.5 से ही देखेंगे, किसमें, कैलकुलेटेड और टेबल वैल्यू में। हम पी वैल्यू में देखेंगे तो ये क्या होता है, अगर ये आ गया 0.000
ये आ गया 0.01, ये आ गया हमारा 0.045। तो अब हमारा इसका जरूरत नहीं पड़ेगा कि ये कितना परसेंट पे रिजेक्ट कर रहा है। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे डिसीजन रूल, ठीक है, कि ये साफ दिख रहा है कि ये 0.01 से कम है, तो ये 1% पे रिजेक्ट कर रहा है। और एक देखिए 0.012 है, तो ये हमारा 1 पे तो नहीं होगा, ये कितना में होगा, 2% पे होगा ना 2%। हाँ तो सर। जनरली 1 to 2 नहीं लिखते हैं इसको हम लोग, या हम लोग इसको 5% लिख देते हैं ना। अब 2% पे भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली 1%, 5%, 10% करके ही यूज करते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है, आप 2% भी लिख सकते हैं। और ये जो है हमारा कितना में, ये भी हमारा 5% में हो रहा है। अगर मान के चलते एक और पैरामीटर रहता है बीटा 3, उसका वैल्यू आ जाता है 0.09। तो अब ये कितना परसेंट में रिजेक्ट कर रहा है, 5% में तो एक्सेप्ट कर जा रहा है। 10% सर। हाँ, तो अब बात समझ में आया, मैंने कहा है हम लोग पी का यूज करते हैं, वहां डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है। एक्चुअली जो जो पी वैल्यू जो निकलता है ना, ये पी वैल्यू निकलता है टी कैल का वैल्यू और एंड ये डिग्री ऑफ फ्रीडम से। फ्रीडम यहाँ पर हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज नहीं, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अपने बता देता है इसका पी वैल्यू के आधार पे, इसलिए हम लोग को खोजना नहीं पड़ता। मान के चलते हैं कि अल्फा का वैल्यू अगर आ गया मेरा 2.5 आ गया टी का वैल्यू। अब इसका फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम देखने के बाद फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखिए, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखने के बाद फिर टेबल वैल्यू देखिए, टेबल वैल्यू देखने के बाद फिर आप इसको क्या कीजिएगा, डिसीजन रूल दे दीजिएगा। तो इतना लंबा प्रोसेस से अच्छा है कि आजकल सॉफ्टवेयर का जमाना है, तो तुरंत हम लोग पी वैल्यू देखते हैं, हमको पता चल जाता है कि कौन कितना परसेंट पे रिजेक्ट हो या एक्सेप्ट हो। बता समझ में आया? हाँ सर, अब पूरा समझ में आ गया। और किसी को कोई दिक्कत?